हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रेड बैरियर्स। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब। और साथ ही आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है। इसी चैनल के ऊपर हम लोगों ने दो नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। नंबर 1 इज द शॉर्ट प्लेलिस्ट, जहां पे आप लोगों को एक एक मिनट के लेक्चर्स मिलेंगे, ताकि आप लोग क्या करें, आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। और साथ ही इसके अलावा एक क्विक रिवीजन की भी प्लेलिस्ट है, जहां पे आपको टॉपिक वाइज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तक हमने लियोनटिफ पैराडॉक्स को वहां पे समझा लिया है, साथ में एडम स्मिथ की थियरीज जो है, ऑफर कर्व की टेक्निक है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है, जो अदरवाइज भी जो हमारे अपकमिंग वीडियोस में भी लेक्चर्स हम लोग डील करेंगे, उसके एक एक दो मिनट्स की आप लोगों को वीडियोस मिलेगी, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी उससे टू रिवाइज क्विकली। तो प्लीज वॉच दैट एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक ऑन दो स्पेसिफिक वीडियोस। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, टॉपिक इज ट्रेड बैरियर्स। आपको टॉपिक देखकर ही पता चल रहा है हम यहाँ पे बात क्या करें कि ट्रेड के ऊपर क्या है, बैरियर है। मतलब जब ट्रेड हो रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में ट्रेड हुआ। फ्री ट्रेड में क्या होता है, फ्री ट्रेड में साउथ कोरिया टू अगर इंडिया कोई चीज कमोडिटी आ रही है, वो इजीली आ पाएगी, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। बट जब हमने बोल दिया कि ट्रेड बैरियर है, इसका मतलब जब साउथ कोरिया टू इंडिया कोई कमोडिटी आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, रास्ते में यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए बैरियर होगा। और जो बैरियर्स है हम उसी की बात करेंगे इन द लेक्चर ट्रेड बैरियर। आप लोगों ने प्रोटेक्शनिज्म का टॉपिक पढ़ा है, तो प्रोटेक्शनिज्म में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट को वो लोग क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को वो बोल रहे हैं कि वी नीड प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन चाहिए थी उन लोगों को, उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। अब उनको चाहिए थी फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन। बट किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, वो कहेंगे गवर्नमेंट को कि आप लोग हमें क्या दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जब साउथ कोरिया टू इंडिया कोई भी कमोडिटी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया से इंडिया आया मोबाइल, तो जब साउथ कोरिया टू इंडिया मोबाइल आया, तो वो लोग कितने का सेल कर रहे थे इंडिया के अंदर, 8,000 रुपए का, इंडियन करेंसी में वो 8,000 का मोबाइल सेल कर रहे थे इंडियन मार्केट में, जो कहां से आ रहा था, जो आ रहा था आपका साउथ कोरिया से। बट जो इंडिया का मैन्युफैक्चरर था, उसका जो मोबाइल था वो कितने का पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर का मोबाइल है, वो कॉस्ट कर रहा था हमें 10,000 रुपए। इसका मतलब जो साउथ कोरिया का मोबाइल है वो क्या है, दैट इज लेस, that has less price as compared to the मोबाइल जो कहां से आ रहा है, इंडिया से। हम ये कह सकते हैं कि जो साउथ कोरियन मोबाइल है दैट इज लेस एक्सपेंसिव। तो जो चीज लेस एक्सपेंसिव होगी, तो लॉ ऑफ डिमांड याद करिए, लेस एक्सपेंसिव अगर है, इट मींस प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, फॉल कर रहा है, कम प्राइस है, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, उसकी राइज करेगी। बट इंडिया का मैन्युफैक्चरर चाहता है कि रादर देन साउथ कोरियन मोबाइल, हमारे मोबाइल की डिमांड इंडिया की मार्केट के अंदर क्रिएट हो। बट इंडिया का जो मोबाइल है वो 10,000 का मिल रहा है, लेकिन 10,000 का मोबाइल है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, प्राइस ऑफ द मोबाइल इज हाई एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द साउथ कोरियन मोबाइल। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी ऑफ इंडियन मोबाइल। रिमेंबर लॉ ऑफ डिमांड। आप लोग मुझे साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ द इंडियन मोबाइल ज्यादा है, इसके लिए क्वांटिटी डिमांडेड हाई क्या होगी, कम होगी। और हमें क्या करना है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना है, इंडियन गवर्नमेंट वांट कि इंडिया का जो मोबाइल है उसकी डिमांड ज्यादा मार्केट के अंदर क्रिएट हो। तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की पॉलिसीज लाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होने वाला है, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होगा, या तो प्राइस ऑफ साउथ कोरियन मोबाइल क्या हो जाए, हाई हो जाए, या प्राइस ऑफ इंडियन मोबाइल क्या हो जाए, फॉल कर जाए। ठीक है, अगर इंडिया के मोबाइल का प्राइस फॉल करेगा, इट मींस क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अगर साउथ कोरिया के मोबाइल का प्राइस बढ़ेगा, तब भी क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा।
अल्टीमेटली डिमांड किसके लिए क्रिएट होगी? डिमांड क्रिएट की जाएगी इंडिया के मोबाइल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को करना क्या है, गवर्नमेंट को साउथ कोरिया के मोबाइल का प्राइस बढ़ाना है, लेकिन किसके कंपैरेटिवली बढ़ाना है? इंडिया के मोबाइल के, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इम्पोजेस अ टैक्स। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने 3,000 रुपए का टैक्स लगा दिया जब साउथ कोरिया का मोबाइल इंडिया के अंदर आ रहा था। जब साउथ कोरिया का मोबाइल इंडिया के अंदर आया तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बिठा दी कस्टम अथॉरिटीज। उन्होंने कहा कस्टम अथॉरिटी वाले को कि जब भी साउथ कोरिया से मोबाइल आएगा इंडिया के अंदर तो आपको क्या कलेक्ट करना है, आपको टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसी टैक्स को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, दिस टैक्स इज नोन एज ट्रेड बैरियर और टैरिफ, ठीक है। ट्रेड बैरियर में नॉन टैरिफ भी आता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी आते हैं, बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, जब मैंने ये 3,000 रुपए की बात की, दिस 3,000 इज व्हाट, दिस 3,000 इज टैरिफ और ट्रेड बैरियर, क्योंकि उसने क्या किया, उसने रिस्ट्रिक्ट किया किसको, ट्रेड को। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैं आप लोगों को ट्रेड बैरियर की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, तो प्लीज नोट डाउन। नाउ रीड द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर रेफर टू एनी गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशन दैट, ठीक है, वर्ड क्या है, रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव for goods and services to cross borders. These barriers can take several forms including tariff, quota, subsidy, import license and local content requirement. Each of these barriers aims to protect domestic industries from foreign competition. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी लास्ट एग्जांपल में सिर्फ टैरिफ के हिसाब से समझाया था, बट आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम ट्रेड बैरियर की बात करते हैं वो क्या है, कोई भी हो सकती है गवर्नमेंट पॉलिसी जो क्या करे, अल्टीमेटली जो रिस्ट्रिक्ट करे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाता है, जैसे या तो उसको एक्सपेंसिव किया जा सकता है या गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट को अक्रॉस बॉर्डर्स डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। तो जब हम ट्रेड बैरियर्स की बात करते हैं तो ट्रेड बैरियर काफी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज, इंपोर्ट लाइसेंस एंड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आप लोगों को नोट्स बनाएं प्लीज इस चीजों के। जब हमने बात की ट्रेड बैरियर्स की, इनको हम जनरली क्लासिफाई करते हैं एज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो सबसे पहले हम टैरिफ वाला पोर्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नॉन टैरिफ की तरफ। तो जब मैंने आपको बोला टैरिफ, अभी हमने लास्टली पढ़ा था कि टैरिफ होता क्या है। अभी जब मैंने आप लोगों को समझाया तो आपको क्या समझ आया कुछ हद तक, टैरिफ क्या है, टैरिफ इज अ टैक्स, जो 3,000 रुपए लगाए थे दैट इज टैरिफ। टैरिफ इज अ टैक्स जो कहाँ पे लगाया जाता है, जो लिवाइड किया जाता है ऑन फॉरेन कमोडिटी। जो मोबाइल साउथ कोरिया से इंडिया के अंदर आ रहा था उसी के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, टैरिफ इज अ टैक्स जो किस पे लगाया जा रहा है, ऑन फॉरेन कमोडिटीज। क्यों लगाया जाता है, टू मेक इट एक्सपेंसिव सो दैट हमारे यहाँ पे हम क्या करें, अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करें, प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर? एंड हियर इज द डेफिनेशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ क्या है, इज अ टैक्स और ड्यूटी जो कहाँ पे लगाया जाता है, लिवाइड ऑन गुड्स when they enter or leave the national frontier or boundary। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताया था, वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंपोर्ट टैरिफ की बात कर रहे हैं। जब साउथ कोरिया टू इंडिया मोबाइल आ रहा था, हमने क्या करना था, हमने उसको एक्सपेंसिव बनाना था ताकि क्या हो, हमारे यहाँ पे जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, इंडिजीनियस मोबाइल है, उसकी सेल ज्यादा हो सके। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हम बात कर रहे थे इंपोर्ट टैरिफ की, बट यहाँ पे बात क्या की जा रही है, जब इंडिया टू साउथ कोरिया कोई आइटम जा रही है, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया से साउथ कोरिया कोई प्रोडक्ट नहीं जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले न्यूज फॉलो की होगी तो हम लोग क्या चाहते थे कि इंडिया से राइस है, व्हीट है, वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते थे, हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है हम चाहते थे उसको भी मीट कर सके, तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि इंडिया टू अब्रॉड चीजें कम जाएंगी, फूड रिसोर्सेज, फूड आर्टिकल्स कम जाएंगे। ठीक है, लास्ट कुछ महीने पहले की न्यूज थी।
तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, जब हमने यहाँ से कोई चीज बाहर नहीं भेजना चाहते तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, गवर्नमेंट कोटा लगा सकती है, या मैनी मोर रिस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट लगा सकती थी। बट अगर हम सपोज करें कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इंडिया टू साउथ कोरिया कोई फूड आर्टिकल जाना था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ टैरिफ लगा दिया। अब उस टैरिफ को आप बताइए क्या कहेंगे, उस टैरिफ को हम कहेंगे एक्सपोर्ट टैरिफ। मतलब जब इंडिया से बाहर जाएगा दैट इज एक्सपोर्ट टैरिफ, जब बाहर से इंडिया आएगा दैट इज इंपोर्ट टैरिफ। क्लियर? तो यहाँ पे उसी चीज पे बात की है, उन्होंने बोला टैरिफ क्या है, टैरिफ इज अ टैक्स और ड्यूटी जो कहाँ पे लगता है, लिवाइड ऑन गुड्स व्हेन दे एंटर, एंटर मतलब इंपोर्ट, और लीव का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट, द नेशनल फ्रंटियर और बाउंड्री। इन दिस सेंस अ टैरिफ रेफर्स टू इंपोर्ट ड्यूटी एज वेल एज एक्सपोर्ट ड्यूटी। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम टैरिफ को किसके साथ डील करते हैं, किसके साथ लिंक करते हैं, टैरिफ इज लिंक विद द इंपोर्ट ड्यूटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो टैरिफ अगर आपसे कोई पूछे टैरिफ क्या है, टैरिफ इज अ टैक्स और ड्यूटी लिवाइड ऑन गुड्स व्हेन दे एंटर और लीव द नेशनल फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज। इन दिस सेंस अ टैरिफ रेफर्स टू इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट ड्यूटीज, बट जनरली टैरिफ इज सिनोनिमस विद इंपोर्ट ड्यूटी। क्लियर? अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जब टैरिफ इंपोज किया तो हमने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमने क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। तो हमारा पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जब टैरिफ इस तरीके का इंपोज किया जाए जिसकी वजह से क्या हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, तो एट दैट टाइम वो टैरिफ क्या होता है, दैट टैरिफ इज प्रोटेक्टिव टैरिफ। क्लियर? फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हम क्या बोलेंगे, अगर हम टैरिफ इस तरीके से इंपोज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज गेट प्रोटेक्शन, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, टैरिफ इज प्रोटेक्टिव टैरिफ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? लेकिन जब मैंने आपको बोला इंडिया एंड साउथ कोरिया वाले एग्जांपल, साउथ कोरिया टू इंडिया मोबाइल आया, जैसे ही साउथ कोरिया टू इंडिया मोबाइल आया गवर्नमेंट ने क्या किया, 8,000 के ऊपर 3,000 का टैक्स लगा लिया। तो 3,000 क्या है, 3,000 इज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो दूसरा क्या होगा, पर्पस के बेसिस पे अगर बात की जाए, प्रोटेक्शन तो मिली बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू। तो हमने क्या बोला, टैरिफ दूसरा कैसा हो सकता है, इट कैन बी रेवेन्यू टैरिफ। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस किस तरीके के टैरिफ हो सकते हैं, नंबर 1 इज द प्रोटेक्टिव टैरिफ एंड नंबर 2 इज योर रेवेन्यू टैरिफ। क्लियर? और आप लोगों को याद रखना है जो मेजर प्राइमरी रीजन है टू लेवी टैरिफ इज प्रोटेक्टिव टैरिफ। हम क्या करना चाहते हैं, हम रेवेन्यू इज नॉट, रेवेन्यू इज सेकेंडरी, बट हमारा जो प्राइमरी मोटो है टू लेवी टैरिफ इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है? तो प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी रीजन इज प्रोटेक्टिव टैरिफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रोटेक्टिव टैरिफ को डिवाइड करेंगे इनटू सर्टेन टाइप्स। लेट्स सी, अगर हम प्रोटेक्टिव टैरिफ की बात करें तो प्रोटेक्टिव टैरिफ के अंदर कौन कौन से टैरिफ आते हैं, नंबर 1 इज द एड वेलोरम टैरिफ। देखिए यहाँ पे एड वेलोरम, यहाँ पे हम बात ही किसकी करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द व्हाट, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हम टैरिफ को जनरली किसके साथ डिनोट करते हैं, हम उसको सिनोनिमस मानते हैं विद द इंपोर्ट टैरिफ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, विद टैरिफ लगाया जाएगा बट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी। टोटल वैल्यू को यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल वैल्यू इंडिकेट्स प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि हमारा यहाँ से हमने कहीं से किसी साउथ कोरिया से हमने यहाँ पे इंडिया के अंदर एक मोबाइल मंगवाया, मोबाइल की कॉस्ट थी 8,000 रुपए, बट हमने टैरिफ लगा दिया कैसे, एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द मोबाइल, दैट इज 8,000 के ऊपर हमने क्या किया, एक फिक्स परसेंटेज लगा दिया कि इतना आपको हमें टैरिफ देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि आपको हमें कितना टैरिफ देना है, 2% का टैरिफ देना है, तो इट मीन्स 2% ऑफ 8,000। ठीक है, 2, तो हमारा टैरिफ कितना हुआ, 160 रुपए का टैरिफ दिया जा रहा है। लेकिन ये टैरिफ आप लोगों ने किस तरीके से कैलकुलेट किया, हमने ये टैरिफ कैलकुलेट किया एज परसेंटेज
of the total value, percentage that is 2% of the total value. total value या प्राइस क्या है, that is the 8,000. अगर हम बोले कि हम लोग ओवरऑल जो मोबाइल मंगवा रहे हैं वो कितने के हैं, दैट कॉस्ट है 64,000. इसका मतलब जो वैल्यू है इंपोर्टेड कमोडिटीज की नाउ इट टर्न्स टू बी 64,000. लेकिन हमारा जो टैरिफ है दैट इज 2%. तो आप क्या होगा, 2% ऑफ 64,000 दैट इज 1280. ठीक है, 1280 रुपए का आपका टैरिफ होगा. तो एड वैलोरम में आप लोगों को समझ आया कि हम किस तरीके से टैरिफ को कैलकुलेट करते हैं. हमारा जो ओवरऑल प्राइस होगा कमोडिटी का, जो इंपोर्टेड कमोडिटी का ओवरऑल प्राइस होगा और वैल्यू जैसा भी आप बोलना चाहें, उसका हम क्या करेंगे, उसका एक परसेंटेज बेसिस पे हम यहाँ पे टैरिफ लगाते हैं. दैट टैरिफ इज नोन एज एड वैलोरम टैरिफ. क्लियर. सेकेंड इज स्पेसिफिक ड्यूटी. देखिए अभी तक हमने क्या किया था, फर्स्ट केस में हमने वैल्यू पे टैरिफ लगाया था, हमने प्राइस पे टैरिफ लगाया था. बट अगर हम वैल्यू की जगह बात करके इसकी करें, हम फिजिकल यूनिट की बात करें. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर मैं ये मोबाइल इंपोर्ट करती हूँ साउथ कोरिया से, तो मुझे इस पर यूनिट मोबाइल के ऊपर, एक मोबाइल के ऊपर कितना टैरिफ लगने वाला है. ठीक है, एक मोबाइल के ऊपर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग 500 रुपीज टैरिफ. ठीक है, 500 रुपए टैरिफ लगाया जा रहा है एक मोबाइल के ऊपर. तो आप क्या करोगे, अगर अब आपको मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं 10 मोबाइल्स इंपोर्ट करती हूँ फ्रॉम साउथ कोरिया, इट मींस टैरिफ क्या आने वाला है, 500 इंटू 10 दैट टर्न्स टू बी 5,000. ठीक है, ये तो मैंने एक मोबाइल की बात की. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल रुपीज एक्स पर टीवी, एज क्लॉथ पर मीटर, एज ऑयल पर लीटर, फर्टिलाइजर पर टन, एटसेट्रा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं रादर देन द वैल्यू. क्लियर. नाउ थर्ड वन इज कंपाउंड. कंपाउंड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सर्टेन टैरिफ नहीं ले रहे. फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप 500 मोबाइल मंगवाओगे तो 500 मोबाइल के ऊपर मैं आपसे चार्ज करूंगा एड वैलोरम टैरिफ एट द रेट ऑफ 2%. ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग क्या करोगे, 500 मोबाइल पे मुझे दोगे 2% का टैरिफ. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपके 500 मोबाइल को मंगवाने की कॉस्ट कितनी पड़ी हमें, 1,00,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 500 मोबाइल पे क्या लेगी, 2% ऑफ 1,00,000. इसका मतलब अब हमारा जो भी आएगा ये प्लस गवर्नमेंट कह रही है अगर आप इसके ऊपर मंगवाते हो, ठीक है, 501 यूनिट पे क्या लगेगा, मैं लगाऊंगी स्पेसिफिक ड्यूटी. जो आपका एक्स्ट्रा 1 यूनिट है नाउ, मैं उस पे क्या लगा रही हूँ, मैं उसमें 500 रुपीज दे रही हूँ एज टैरिफ. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 500 रुपीज लगाए 1 यूनिट पे. अगर आप 510 यूनिट से मंगवाओगे तो आप लोग मुझे बताइए किस तरीके से हम टैरिफ कैलकुलेट करेंगे. अगर हम 510 यूनिट्स मंगवाएंगे, इसका मतलब 500 यूनिट्स पे कितना टैरिफ लगने वाला है, 500 यूनिट में लगने वाला है दिस मच प्लस 500 इंटू 10. क्लियर हुआ. तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक कॉम्बिनेशन लगाया ऑफ व्हाट, एड वैलोरम एज वेल एज स्पेसिफिक ड्यूटी. क्लियर. लास्ट वन इज द स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी. स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी कहाँ पे लगाया जाता है, जब हम किन कमोडिटीज की बात करते हैं जहां पे प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर फूड आर्टिकल्स की बात करें, तो आप लोग मुझे बताइए क्या फूड आर्टिकल्स के प्राइस क्या कांस्टेंट रहते हैं या वेरी करते रहते हैं, इट वेरीज विद टाइम. तो हम यहाँ पे स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी के अंदर उसी चीज की बात करते हैं. हम कहते हैं कि सम टाइम गवर्नमेंट लेवी इंपोर्ट ड्यूटीज विच वेरी विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इंपोर्टेड. जैसे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज करता है, इंपोर्ट ड्यूटी भी चेंज करती है. और उस समय हम उन ड्यूटीज को क्या कहते हैं, दैट ड्यूटीज आर नोन एज स्लाइडिंग स्केल ड्यूटीज विच मे बी ईदर एड वैलोरम और स्पेसिफिक. तो अगर अब आपसे कोई पूछे प्रोटेक्टिव टैरिफ के अंदर हम क्या क्या, हमारे पास कैटेगरीज हैं. नंबर 1 इज योर एड वैलोरम टैरिफ, नंबर 2 इज स्पेसिफिक ड्यूटी, नंबर 3 कंपाउंड ड्यूटी एंड नंबर 4 इज द स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी. ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टैरिफ आप लोग बता सकते हैं, रेवेन्यू टैरिफ बता सकते हैं. प्रोटेक्टिव टैरिफ के अंदर हम क्या क्या टैरिफ की बात करेंगे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो. अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए. I will try to resolve that issue.
अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन की। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इंपोर्ट्स है वो डाइवर्सिफाई है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया यूएस से इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया साउथ कोरिया से इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सेम टैरिफ लगाएं, इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम यूएस, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, तो हम क्या करते हैं, हम सेम रेट ऑफ टैरिफ लगाते हैं, यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैरिफ लगाते हैं। अगर हम सेम रेट ऑफ टैरिफ लगाए तो हम क्या बोलेंगे, दैट टैरिफ इज नोन एज, दैट इंपोर्ट ड्यूटी इज नोन एज सिंगल कॉलम टैरिफ। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर सिंगल कॉलम टैरिफ। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम क्या करें, हम दो कंट्रीज का केस कंसीडर करें। अगर हम बोले हम इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया यूएस और साउथ अफ्रीका से क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, बट इंडिया क्या करता है, इंडिया कम टैरिफ लगा रहा है फ्रॉम द गुड्स जो हम कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री। फॉर एग्जांपल हम साउथ कोरिया से जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है, उन गुड्स के ऊपर कम टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूएस के ऊपर वो क्या कर रहा है, हाई टैरिफ लगा रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे टू डिफरेंट रेट्स की बात कर रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे टू डिफरेंट रेट्स की बात की जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट टैरिफ इज नोन एज डबल कॉलम टैरिफ। ठीक है, टू डिफरेंट रेट्स की बात की जाती है, डिफरेंट ड्यूटीज की बात की जाती है, दैट टैरिफ इज नोन एज डबल कॉलम टैरिफ। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, क्योंकि यूएस भी तो बोल सकता है कि आपने साउथ अफ्रीका को कम टैरिफ लगाया, बट मेरे गुड्स के ऊपर व्हाई यू आर पुटिंग सो मच ऑफ टैरिफ। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें यूएस, साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया की, और हम बोल रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया यूएस को बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं आपसे जो गुड इंपोर्ट कर रहा हूँ उसमें मैं 2% का टैरिफ लगा रहा हूँ, साउथ कोरिया से 3% का टैरिफ लगा रहा है, और अफ्रीका से 4% टैरिफ लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैरिफ लगाए जा रहे हैं, 3 डिफरेंट रेट्स है। ठीक है, या अगर हम एक और कंट्री की बात करें, चाइना, तो चाइना के ऊपर जो गुड्स आ रहे हैं चाइना से, उस पर 5% का टैरिफ लगाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 और मोर टैरिफ रेट। अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आप क्या कहेंगे, दिस सिचुएशन इज मल्टीपल और ट्रिपल कॉलम टैरिफ। क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं डबल कॉलम की बात करूं, तो देखिए डबल कॉलम में क्या है, मैंने यहाँ पे बात की, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज इंपोर्टिंग फ्रॉम यूएस। मैं अब आपको मल्टीपल वाले से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। इंडिया अगर यूएस, साउथ कोरिया, अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहा है, बट यूएस से जो इंपोर्ट हो रहे हैं वहां पे 2% टैरिफ है, बट दोनों से क्या हुआ 3%। तो यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, यहाँ पे भी हम मल्टीपल कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्या, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट है। तो इस सिचुएशन को भी हम क्या कहने वाले हैं, दिस सिचुएशन इज अगेन अ केस ऑफ डबल कॉलम टैरिफ। तो अगर अब आपसे कोई पूछे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन, टैरिफ को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, नंबर 1 इज द सिंगल कॉलम टैरिफ, नंबर 2 इज द डबल कॉलम टैरिफ, एंड नंबर 3 इज द मल्टीपल और ट्रिपल कॉलम टैरिफ। सिंगल कॉलम मतलब सेम रेट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डबल कॉलम डिस्क्रिमिनेशन है बट स्टिल कम है, ठीक है, 2%, लेकिन बाकियों के लिए वही सेम रेट है। लेकिन मल्टीपल की बात की है तो सिवियर डिस्क्रिमिनेशन की कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक। लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन। देखिए रिटेलिएशन का क्या मतलब होता है, अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करें, नेगेटिव एक्टिविटी करें, सच दैट, आप लोग नेगेटिव एक्टिविटी कर क्यों रहे हो, ताकि आप लोग क्या कर सके, रिवेंज ले सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास की बात करें, क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को क्या किया, चांटा लगा दिया। ठीक है, तो दूसरा बच्चा अगर
उसको फिर से पहले बच्चे को चांटा लगाए तो उसने क्या किया, उसने रिटेलिएट किया। उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो एक्टिविटी थी दैट इज हार्मफुल एक्टिविटी। चांटा लगाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, वो टीचर को भी कंप्लेंट कर सकता है, बट उसने क्या किया, उसने उसको चांटा लगा दिया। और चांटा लगाने से हुआ क्या, रीजन क्या था उसका, चांटे लगाने का रीजन था टू टेक रिवेंज। तो टैरिफ में भी क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी क्या होता है, कंट्रीज क्या करती है टू टेक रिवेंज, वो क्या करती है, रिटेलिएट करती है। और इस बेसिस में जब हम टैरिफ को क्लासिफाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वन इज रिटेलिएटरी टैरिफ एंड नंबर 2 इज काउंटर वेलिंग टैरिफ। तो रिटेलिएटरी टैरिफ की अगर हम बात करें, इट इज लिवाइड बाय वन कंट्री ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ अनदर कंट्री। आप लोगों को पता है, अगर हम टैरिफ की बात कर रहे हैं तो हम सीधे बात कर रहे हैं कि एक कंट्री क्या करेगी, दूसरी कंट्री के ऊपर एक टैरिफ लगाएगी, और किस पे लगाएगी, ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू। मैंने आपको पहले ही बोला हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवेंज हियर, इन ऑर्डर टू पनिश द लेटर फॉर इट्स ट्रेड पॉलिसी विच हार्म्स इट्स एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। इसको अगर हम एक लाइन पे वापस से समझे लेमैन लैंग्वेज में, ध्यान से समझना, जब हम बीओपी की बात करते हैं दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम किसकी बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया की अगर बात की जाए, इंडिया और साउथ कोरिया ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया का गुड्स जा रहे थे साउथ कोरिया की तरफ, तो इंडिया का गुड साउथ कोरिया के लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ साउथ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, या साउथ कोरिया की तरफ से बोले इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पे एक टैरिफ लगा दिया। जब साउथ कोरिया ने टैरिफ लगा दिया किस पे, जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था या साउथ कोरिया के लिए जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे जब टैरिफ लगाया तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि इंडिया का जो गुड है नाउ वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स एक्सपेंसिव इन द साउथ कोरियन मार्केट। वो गुड साउथ कोरिया की मार्केट पे एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इंडिया के हिसाब से सिचुएशन देखूं, तो मैंने आपको पहले ही बताया इंडिया के प्रोडक्ट का प्राइस साउथ कोरिया मार्केट में क्या होने वाला, महंगा। इसका मतलब साउथ कोरिया की मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट क्या होने वाली है, कम। इसका मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट क्या करेंगे, सफर करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बीओपी का आइडिया है तो आप लोगों को पता होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो, दैट मे बी मस्ट बी ग्रेटर देन आवर इंपोर्ट्स। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो एज कंपेयर टू इंपोर्ट, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे साउथ कोरिया का एक्शन इस तरीके का था, साउथ कोरिया की पॉलिसी इस तरीके की थी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो गए एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज एन एडवर्स बीओपी सिचुएशन फॉर इंडिया। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया इसका रिवेंज लेगा साउथ कोरिया से। इंडिया बोलेगा आपने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो इंपोर्ट्स इंडिया से आ रहे थे, आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर टैरिफ लगाया। अब साउथ कोरिया, हम भी तो आपसे चीजें ले रहे हैं, हम उस पे टैरिफ लगा देंगे। तो जो साउथ कोरिया का प्रोडक्ट अब इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने से क्या हुआ, हमारे इंपोर्ट साउथ कोरिया से भी क्या हो गए, कम हो गए। तो इस तरीके का जो एक्शन होता है दैट इज रिटेलिएटरी टैरिफ। It is levied by one country on the imports of another country in order to punish the latter for its trade policy which harms its export or BOP position. Clear? Next one is countervailing duty. Countervailing duty क्या है? It is an additional duty. यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, कभी कभार क्या होता है, साउथ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया मोबाइल बना रहा था, साउथ कोरिया का मोबाइल बन रहा था कंट्री के अंदर 10,000 का। ठीक है, और साउथ कोरिया को पता है कि उसने मोबाइल कहां पे बेचना है, इंडिया की मार्केट के अंदर बेचना है, और इंडिया का मोबाइल बन रहा है फॉर एग्जांपल 9,000 रुपए का। तो मुझे बताइए, सेम टेक्नोलॉजी है, सब कुछ, इंडिया के मोबाइल के भी फीचर्स जो हैं दैट आर बेस्ट फीचर्स फॉर एग्जांपल। तो आप लोग मुझे बताइए, इस केस में क्या साउथ कोरिया का मोबाइल इंडिया की मार्केट के अंदर सेल होगा या नहीं होगा? तो सेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर होगा भी तो लिमिटेड सेल होगी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इंडिया का जो मोबाइल है
दैट हैज लेस प्राइस, दैट इज इनएक्सपेंसिव, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया ने यहाँ पे एक एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी। उन्होंने कहा कि आई वांट कि हमारा जो मोबाइल है वो इंडिया की मार्केट के अंदर बिके, बहुत जोरों शोरों से बिके। तो साउथ कोरिया ने क्या किया, यहाँ पे 2000 की सब्सिडी दे दी, किसको, साउथ कोरिया के मोबाइल वाले बनाने वाले को, मैन्युफैक्चरर को। तो यहाँ पे अब जो मोबाइल, साउथ कोरिया का मोबाइल अगर इंडिया में आएगा तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप 8000 का बेचिए, जो 2000 का एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां से आएगा, वो मैं आपको दूंगा। तो दिस इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट सब्सिडी। लेकिन जब ये 8000 का मोबाइल इंडिया की मार्केट में आएगा तो आप लोग मुझे बताइए, क्या इंडियन मैन्युफैक्चरर खुश होगा? इंडियन मार्केट से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंडियन मार्केट से यहां से इसकी सेल जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, फॉल करना स्टार्ट हो जाएगी। वाई? बिकॉज नाउ जब जो मोबाइल साउथ कोरिया से आ रहा है उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस कम है। जब उसका प्राइस कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन मार्केट के अंदर इंडिया के मोबाइल की सेल कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को इस चीज को रोकना है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फ्री ट्रेड वाली क्लास याद, सॉरी प्रोटेक्ट, हाँ फ्री ट्रेड वाली क्लास याद करिए। तो हम लोगों की इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है, शटडाउन जैसी पॉसिबिलिटी आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा केस आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी तुमने तो उस पर एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी, बट जब तुम 8000 का मोबाइल इंडिया के अंदर एंटर करोगे मैं 2000 का टैरिफ लगा रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या होगा, 10,000 का मोबाइल बन गया, और इंडिया का जो मोबाइल है फिर से उसकी क्या होगी, फिर से उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से टैरिफ लगाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट टैरिफ इज नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इट इज एन एडिशनल ड्यूटी, प्लीज रीड इट। It is an additional duty which is imposed on a commodity whose export price is reduced by the other country. South Korea ने export subsidy दी, through an export subsidy, the additional duty is levied to raise its price in order to protect producers of the same commodity in the importing country. इंडिया के अंदर मोबाइल आया 10,000 का था, तो हमने क्या किया, हमने इंडिया के मोबाइल को बचाना था, तो हमने क्या किया, उस पे सब्सिडी, उस पे टैरिफ लगा दिया, किसपे, साउथ कोरिया का मोबाइल जो कितने का हो गया था 8000 का, बट इंडिया का मोबाइल कितने का था, 9000 रुपए का। क्लियर हुआ? तो अब आपको कोई रिटेलिएटरी टैरिफ या काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में पूछे तो आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे क्या है, एक कंट्री ने टैरिफ लगाया, आपने भी टैरिफ लगा दिया, उसके वहां से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन काउंटर वेलिंग पे हम बात किसकी करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट सब्सिडी। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई इशू? तो नॉन टैरिफ से पहले हम लोग देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने टैरिफ पढ़ा, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि टैरिफ के अंदर किस किस चीज की हम बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शनिज्म इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हम टैरिफ लगाने के लिए सोचते हैं कि हाँ बाय वी आर इम्पोजिंग टैरिफ बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज, बट हमें यहाँ से क्या होता है, रेवेन्यू भी अर्न कर लेते हैं हम यहाँ से। तो टैरिफ, प्रोटेक्टिव टैरिफ और रेवेन्यू। प्रोटेक्टिव टैरिफ के अंदर हमने किस किस की बात की, वी टॉक्ड अबाउट एड वैलोरम टैरिफ, स्पेसिफिक ड्यूटी और टैरिफ, कंपाउंड ड्यूटी, स्लाइडिंग स्केल ड्यूटीज। क्लियर? फिर हमने किसकी बात की, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे हमने दूसरी चीज क्या देखी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन। तो कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन में मैंने आपको क्या बताया, इट कैन बी सिंगल कॉलम टैरिफ, it can be double column tariff, it can be and multiple column tariff. फिर हमने इसके बाद क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन।
जब हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन, मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया? रिटेलिएटरी टैरिफ एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। क्लियर हुआ यहां तक? अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जितना भी हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो प्लीज इन सबके नोट्स बनाइए, ठीक है? 1 या 2 पेज के ही नोट्स बनेंगे, लेकिन आप लोग जब भी टॉपिक रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? प्लीज मेक सच नोट्स। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में या कमेंट बॉक्स पे कहीं पे भी प्लीज आप लोग अपने अपने डाउट्स रेफर करिए। आफ्टर टेरिफ अब हम पढ़ेंगे नॉन टेरिफ रिस्ट्रिक्शंस। देखिए टैरिफ में मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आपको टैरिफ पढ़ाते हुए बताया कि टैरिफ क्या है। टैरिफ इज बेसिकली अ टैक्स। लेकिन हर समय हम सिर्फ टैक्स इंपोज नहीं करते, हम काफी और तरीके से भी क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को पहले की कुछ स्लाइड्स के अंदर क्या बताया था, हम सब्सिडीज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, याद करिए रिटेलिएशन वाले पॉइंट। तो जब रिटेलिएशन वाला पॉइंट हमने पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एक तो रिटेलिएटरी टैरिफ देखा था, रिटेलिएटरी के साथ साथ हमने एक और टैरिफ देखा था, दैट इज काउंटरवेलिंग टैरिफ। और काउंटरवेलिंग टैरिफ पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो देखिए मैं वही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया, हमने टैरिफ के अलावा वहां पे एक और इंस्ट्रूमेंट देखा जिसकी वजह से भी क्या हो रहा था, ट्रेड बैरियर्स क्रिएट हो रहे थे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस की जब भी हम बात करते हैं, अदर देन टैरिफ जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, दैट कंप्राइजेस व्हाट, दैट कंप्राइजेस नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस। इसमें हमारी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस आती है, लाइक कोटा हो गया हमारा, मॉनिटरी रिस्ट्रिक्शंस होगी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग होगी। काफी टाइम आप लोग सुनते भी होंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें इंडियन प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, ठीक है? हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे क्या करना चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, या हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए रादर देन इंपोर्टिंग, ठीक है? तो हम लोग वो क्यों बोलते हैं, और वहां पे भी अगर हम लोग बोलते भी हैं तो वहां पे भी क्या हो रहा है, वहां पे भी एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो रही है इकोनॉमी के अंदर ऑन द इंपोर्टेड कमोडिटीज। तो जितनी भी ये रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक सब्सिडी, export subsidies, quota, monetary restrictions, import licensing and so on, that comprises what, that comprises non-tariff restrictions. Clear? Please read this line. Non-tariff barriers include डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, कोटा। डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब हुआ, अगर हम पेन इंपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, आप सिर्फ 500 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उन्होंने क्या किया, क्वांटिटी पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंपोर्ट यू कैन डू, अदर देन दिस यू कैन नॉट डू। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कोटा। फिर वहां पे उसके अलावा क्या है, दैट इज मॉनिटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले कोटा। कोटा को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस या डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा नाम इसका क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस। हम ये क्यों लगाते हैं, ताकि क्या हो, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, या एक्सपोर्ट्स की भी, ठीक है? बट हम जनरली किसकी बात करेंगे, वी आर ऑलवेज टॉकिंग, वी आर जनरली टॉक अबाउट व्हाट, इंपोर्ट्स, ठीक है? तो जब हमने बोला कि यहाँ पे इस पेन के लिए अगर कहा, गवर्नमेंट कह रही है कि आप सिर्फ 500 यूनिट ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या किया, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो आप क्या करोगे, आप जितना मर्जी इंपोर्ट करो, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर विल। बट अब गवर्नमेंट ने कहा कि यू कैन इंपोर्ट ओनली 500 यूनिट, इट मींस गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग, गवर्नमेंट पुट्स डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस हियर। तो यहाँ पे हम कोटा पे यही बात करेंगे, कोटा और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस are imposed with a view to reduce the quantity of import or export to a limited size। जैसे अपनी एग्जांपल में मैंने आप लोगों को क्या बताया, 500 क्या है, एक लिमिटेड साइज है। बट अगर 5 मैंने गवर्नमेंट बोल दे कि 500 जितना मर्जी करो, इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर या जो यहाँ पे इंपोर्टर है वो कितना भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉफिट मार्जिन। बट नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जब 500 बोला तो क्या हो गया, साइज क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। क्लियर?
दूसरा है मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस। देखिए हमें इंपोर्ट के लिए क्या चाहिए, फॉर इंपोर्ट वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, मुझे यूएस से कोई आइटम मंगवानी है या साउथ अफ्रीका से कोई आइटम मंगवानी है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा रुपी इज नॉट वैलिड, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो गवर्नमेंट कई बार क्या कर देती है, इस फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट रिस्ट्रिक्शन इज नोन एज मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि अगर आपको इंपोर्ट करना है, मैं आपको दिस मच ऑफ अमाउंट ही दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब आपके हाथ में फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तो आप लोग इंपोर्ट क्या करोगे, लिमिट करोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए कितना, आप लोगों को चाहिए $1000, बट गवर्नमेंट कह रही है मैं कि इतना ही कन्वर्ट करूंगी। कन्वर्टिबिलिटी हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि मैं आपकी इतनी ही इंडियन करेंसी कन्वर्ट करूंगी, जिसके बाद आपके हाथ में क्या आने वाला है, $500 ही आने वाला है। तो आपका क्या हो गया, इंपोर्ट कम हो गया अप टू 50%, क्योंकि अगर आपको $1000 मिल रहा है, इसका मतलब आप उतना इंपोर्ट करना चाहते थे, बट नाउ यू आर गेटिंग ओनली $500, इट मीन्स 50% कम हो गया। क्लियर, तो दिस इज मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रेगुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, काफी टाइम क्या होता है, अगर हम टॉयज की बात करें, हम टॉयज इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से। अब टॉयज आप लोगों को पता है, टॉयज में क्या कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशली ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपसे ये टॉय नहीं लेंगे। रीजन क्या बोलती है, रीजन वो बोलती है सेफ्टी, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर बच्चे की बात करें तो बच्चा क्या करेगा, टॉय उससे मुंह में भी डालना है। बट अगर वहां पे वो टॉय जो है वो जो भी उनकी गाइडलाइंस होगी, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं बना है, वो मटेरियल बेटर नहीं यूज हुआ, तो गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, या काफी टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, लेबर स्टैंडर्ड्स को, जैसे चाइल्ड लेबर की बात की जाए, अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर आपकी इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर है, ठीक है, इंपोर्टिंग कंट्री को जो इंपोर्ट जहां से इंपोर्ट कर रही है उस कंट्री को बोल रही है कि अगर आपकी कंट्री के अंदर चाइल्ड लेबर यूज हो रहा है, देन वी विल नॉट यूज योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट किसके ऊपर टारगेट कर रही है, गवर्नमेंट लेबर स्टैंडर्ड्स के ऊपर टारगेट कर रही है। लेकिन रीजन क्या है, टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रेगुलेशन। फोर्थ इज द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और स्टेट ट्रेडिंग पॉलिसी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बी इंडियन बाय इंडियन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, काफी टाइम गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्रोक्योर करती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से प्रोक्योर किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप बाहर से फॉरेन गुड्स को प्रोक्योर कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ से भी क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट हुआ। देन सब्सिडीज, जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया। ठीक है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज के केस में कि गवर्नमेंट क्या करती है, काफी टाइम वो चाहती है कि हमारे यहाँ पे क्या हो, एक्सपोर्ट क्या हो, प्रमोट हो। टू प्रमोट सच एक्सपोर्ट्स, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सपोर्टर को क्या करेंगे, कुछ पैसा देंगे, ताकि उनका जो गुड है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या हो सके, कॉम्पिटिटिव हो सके। देन इंपोर्ट लाइसेंस एंड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। आपको इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट से आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो कई बार गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, कई बार गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती है। और अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, यू कैन नॉट इम्पोर्ट। अगर आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंपोर्ट फिर से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और काफी सारे, जैसे हमें सपोज कोई चीज बनानी है इंडिया के अंदर, हमें कार बनानी है, कार बनाते समय काफी चीजें, जो रॉ मटेरियल है इज वाइडली यूज्ड। तो जब रॉ मटेरियल का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आप लोग मुझे बताइए, वो रॉ मटेरियल क्या सारा का सारा हमें इंडिया से मिलेगा, लेकिन कुछ तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है, सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि 50% जो रॉ मटेरियल लगेगा, आप लोग इंडिया से लीजिए, डोमेस्टिक लीजिए। ठीक है, या जैसे आजकल आप लोगों को पता है ईयरफोन्स चल रहे हैं, तो ईयरफोन्स में क्या होता है, काफी सारा जो मटेरियल है वो कहाँ से आता है, वो चाइना से आता है। तो लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि आप लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करिए, कुछ रॉ मटेरियल, सर्टेन परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल आप कहाँ का यूज करिए, डोमेस्टिक करिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट होगा। क्लियर, तो दीज आर द नॉन टेरिफ बैरियर। आप लोगों को अभी टेरिफ बैरियर भी पता चल गया, नॉन टेरिफ बैरियर के बारे में भी पता चल गया। ठीक है,
तो टैरिफ बैरियर अगर आप लोगों से कोई पूछे आप लोग बता सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर भी आई होप आप लोग बता सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए। और टैरिफ प्लस नॉन टैरिफ बैरियर दोनों मिलके क्या बनते हैं, बोथ मेड ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई डाउट तो प्लीज रेफर करिए कमेंट बॉक्स पे। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो। अगर फिर भी आप लोगों को इस लेक्चर पे कोई भी डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स पे रेफर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।